फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जी हाँ, 2 नंबर वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ में उनके उत्तर की बात करेंगे, जो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज हम 2 नंबर वाले प्रश्न उत्तर के साथ बात करेंगे, ठीक है ना? उत्तर मैं आपको बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है, ताकि आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन सारे के सारे तैयार हो जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। एक क्वेश्चन 2 नंबर में कई बार आ चुका है। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो देखिए, जब कविता में प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों को आरोपित किया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। याद रखेंगे, जब कविता में प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों का को आरोपित किया जाता है, तो वहाँ कौन-सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है ना? धीरे-धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, लगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। ठीक है ना? यानी कि जब प्रकृति की चीज़ों को मनुष्यों के क्रियाकलाप से आरोपित करेंगे, तो वहाँ पे कौन-सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। क्या करना है आपको? सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण से लिखना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में पूछा ही पूछ जाता है, ठीक है ना? तो देखें, तो सोरठा छंद यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु होता है। तो यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि सोरठा छंद क्या होता है? अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। चीज़ याद रखेंगे, सोरठा छंद क्या है? अर्ध सम्मात्रिक छंद, ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। और इसके प्रथम तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं याद रखना है, और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है? उदाहरण बहुत सिंपल है आपका, कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, है ना? टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परिजाए। आगे बढ़िए। अब आता है, देखिए, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर गुण। तो ओज गुण आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो 2 नंबर का आपका ओज गुण भी है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना? तो जिस काव्य को सुनने से हृदय की भावनाएं उद्दीप्त हों और मन में उत्साह का गुण उत्पन्न हो, उन वाक्यों में ओज गुण होता है। जैसे खूब लड़ी मर्दानी में, मतलब वीर रस की चीजें इसमें आनी चाहिए। ठीक है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर उपमा अलंकार आता है आपका, है ना? क्या आता है? उपमा अलंकार। जहाँ किसी वस्तु की उसके किसी विशेष गुण या स्वभाव की विशेषता के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार। काफी सिंपल परिभाषा है। क्या है? कि जहाँ किसी वस्तु की उसके किसी विशेष गुण या स्वभाव की विशेषता के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, या फिर सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, क्योंकि पीपर पात सरिस मन डोला। चलिए आगे। लेखक ने श्रीश को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, कि लेखक ने श्रीश को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है? ये आपके सामने इसका उत्तर रहा। ठीक है, लेखक ने श्रीश को कालजयी अवधूत की तरह माना है क्योंकि अवधूत वह सन्यासी होता है जो विषय वासनाओं से ऊपर उठकर सुख दुख प्रत्येक स्थिति में सहज भाव से उत्पन्न रहता है, तथा अपनी मस्ती में मस्त बना रहता है। ठीक है, मतलब जो सन्यासी होता है, उसे सुख दुख से कोई मतलब नहीं होता, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी जीवन रस बनाए रखता है। इसी तरह शीरीष का वृक्ष है, वह संसार के सभी प्राणियों को धैर्यशील, चिंता रहित एवं कर्तव्यशील बने रहने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए लेखक ने उसे सन्यासी की तरह माना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, सन्यासी तरह कौन सा पौधा है? तो अब है ना, शीरीष। अभिधा शब्द शक्ति, इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना? अभिधा व्यंजना लक्षणा। अभिधा में क्या आ जाएगा? मुख या सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाले शब्द की शक्ति को हम अभिधा कहते हैं। ठीक है, चलिए
निपात शब्द, एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है ना आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। निपात शब्द हर हाल में एग्जाम में पूछा था, किसी तरीके से पूछा ही पूछा जाएगा। किसी की बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? निपात शब्द कहते हैं। इसे भी आप कर लीजिएगा। फिर निबंध की परिभाषा पूछ लेता है कभी आपसे, क्या पूछ लेता है? निबंध की परिभाषा और निबंध के तत्व। ठीक है, याद रखेंगे। निबंध की परिभाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ठीक है, फिर निबंध के तत्व क्या है? निबंध की विषय वस्तु, भाषा, शैली, प्रकार, वर्णनात्मक, भावात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक। ठीक है, अब यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो भाषा शैली है ना, मतलब जीवन परिचय के प्रकार से कहीं अगर तो दो रचनाएं, भाषा शैली, व्यंग्यात्मक शैली। ठीक है ना, तो यहाँ से आप इसको भी कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका चाहे तो आप ले सकते हैं। चलिए, जो बता रहा हूँ कर लें। तुलसीदास अथवा रघुवीर सहाय का, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसे भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, फिर छायावाद की विशेषताएं आपको बताना, क्या करना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। छायावाद की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर रीतिकाल की विशेषताएं, क्या आप दो ही याद कर लेना, 2 नंबर बहुत है ना। प्रवृत्ति का है विशेषता की बात, ठीक है ना। प्रवृत्ति का विशेषता एक ही बात, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव है, सारी चीजें मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो जरूर शेयर करिए।